हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीपी क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो कंट्रोलिंग वाले चैप्टर से है और इसके अंदर मैं बात करूंगा कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। टॉपिक बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से समझेंगे तो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कंट्रोलिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक क्राइटेरिया, एक यार्डस्टिक जिसके अगेंस्ट मैं परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा। एक बहुत आसान सा एग्जांपल दूंगा आपको। यहाँ पर स्कूल में अगर 100 मार्क्स का टेस्ट होता है तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि भाई 33 मार्क्स अगर आ जाएंगे तो आप पास हो, 33 से कम आएंगे तो आप फेल हो। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है स्कूल में एजुकेशन के अगेंस्ट, एजुकेशन में, कि भाई अगर 33 से कम आएंगे तो आप फेल और 33 आएंगे तो आप पास। अब स्टैंडर्ड से क्या हो रहा है, मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, मुझे पता लग जाएगा कि कौन बच्चा पास है और कौन बच्चा फेल है। तो स्टैंडर्ड मुझे हेल्प कर रहे हैं कंपैरिजन करने में, स्टैंडर्ड मुझे हेल्प करेंगे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। स्टैंडर्ड को सेट करते हुए ध्यान रखनी है कुछ बातें। स्टैंडर्ड हमेशा नंबर की फॉर्म में हो। देखिए, दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिवेशन लेवल, स्टाफ का मोटिवेशन लेवल, उनका मोराल अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो यहां पर स्टैंडर्ड सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज मोटिवेशन को नंबर में शो करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं प्रोडक्शन को नंबर में लिख दूं कि जी 5000 यूनिट्स का 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, नाउ ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, इसको मेजर करना मेरे लिए आसान है। बट जो भी स्टैंडर्ड नंबर में नहीं होगा उसको मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है आप कोशिश करिए आप जो भी स्टैंडर्ड सेट करें वो हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में हो, वो हमेशा क्वांटिटेटिव हो। स्टैंडर्ड सेट करते हुए ये भी ध्यान रखना है स्टैंडर्ड हमेशा अचीवेबल होने चाहिए। स्टैंडर्ड हमेशा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के हिसाब से रखिए, प्लस स्टैंडर्ड को फ्लेक्सिबल रखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट जब बदलेगा ये ज़रूरी नहीं है जो आपने पहले स्टैंडर्ड सेट किया था वो आज भी काम कर जाए। आपको उन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो सीबीएसई सिलेबस कम कर सकती है इस सेशन के लिए। तो सीबीएसई ने क्या करा, स्टैंडर्ड जो पहले से सेट था उसको चेंज करा बिकॉज टाइम अभी डिमांड करता है कि चेंजेस होने ज़रूरी हैं। स्टैंडर्ड हमेशा आपके सिंपल हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि समझ में आ जाएं सभी को और वो अचीव हो जाएं। साथ ही साथ जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो एक लिमिट सेट की जाती है डेविएशंस की, उसको बोलते हैं डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टारगेट था बट अगर प्रोडक्शन होता है 4950 यानी कि 4950 यूनिट्स, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पर कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो आपने लिमिट सेट करी थी उससे ये ओके है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। सो पहला प्रोसेस का पहला स्टेप क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, किस तरीके से उन्हें सेट किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जिसका नाम है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस को मेजर करना है। परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं, आप अपने लोगों के काम को इवैल्यूएट करेंगे, उनके काम को आप चेक करेंगे कैसे उन्होंने काम किया। अब आपने अगर स्टैंडर्ड्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में सेट किया होगा तो परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान है ना, बट क्वालिटेटिव को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आता है कि जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है क्या वो काम खत्म होने के बाद होनी चाहिए या बीच बीच में होनी चाहिए? आंसर है दोनों तरीके से होनी चाहिए। जब काम आपने शुरू कर दिया तो परफॉर्मेंस को आप बीच बीच में चेक करते रहिए, साथ ही साथ काम को पूरा करने के बाद भी उसको चेक किया जाएगा क्या जिस तरीके से सोचा गया था वैसा काम हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर अगर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं रेशियोज कैलकुलेट करके। ठीक है, दूसरी अगर एक कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी में किस तरह के बदलाव के हिसाब से उन्होंने क्या एडजस्टमेंट की है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आता है थर्ड स्टेप जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब मेजरमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं क्या वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं।
जैसा आपने सोचा था क्या वैसा रिजल्ट आया है? अगर आपके एक्चुअल रिजल्ट आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोलिंग यहीं पर एंड हो जाता है। बट अगर उनमें मैच नहीं है, उनमें प्रॉब्लम है, यानी कि जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेविएशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर डेविएशन बहुत छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर डेविएशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक्शन मत लीजिए कुछ भी। बट अगर डेविएशंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया है परफॉर्मेंस के अंदर, तब एक्शन लेने का वक्त है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है एनालाइजिंग डेविएशंस। देखिए, आपने डेविएशंस का पता लगा लिया और हमें ये समझ में आता है कि सारे के सारे डेविएशंस को लेकर अगर हम बार बार मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं तो ये गलत है। एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए भैया कि अगर इतने डेविएशंस हुए, इतनी प्रॉब्लम आई, तो हम मैनेजमेंट के पास चले जाएंगे। तो डेविएशंस को डिवाइड करना पड़ता है कि किस डेविएशन को, किस प्रॉब्लम को बॉस को बताने की ज़रूरत है और किस प्रॉब्लम को बॉस को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेविएशंस एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में करेक्टिव एक्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर डेविएशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं, देन ओनली करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आप डेविएशन को एनालाइज करते हैं, इसके अंदर दो तरीके होते हैं बेसिकली। पहले का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरे का नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को पहले समझते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कुछ एक्टिविटीज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको बोलते हैं की रिजल्ट एरियाज। इन एरियाज के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली उसको अटेंड करना ज़रूरी है। की रिजल्ट एरिया का मतलब है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट एरियाज जिनके ऊपर एक कंपनी की सक्सेस डिपेंड करेगी। अगर वहीं प्रॉब्लम आई तो गोल कैसे अचीव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपये से भी इंक्रीज हो गई तो एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है। बट अगर कोरियर चार्जेस 50 रुपये से 70 रुपये भी हो गए तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मैटर ना करें चीज़ें। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रिजल्ट एरियाज कौन से हैं। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो इमीडिएट स्टेप लेने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोरियर चार्जेस बढ़ रहे हैं तो माइट भी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा इतना। बट प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना एक मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर इमीडिएट स्टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर जो टेक्निक है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहाँ पर एक लाइन आपको एग्जाम में भी मिल सकती है जिसमें लिखा होता है इफ़ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग ही मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। ये लाइन देकर भी आपसे ये वाली टेक्निक पूछी जा सकती है। कहने का मतलब ये है आपने डेविएशंस की एक रेंज और एक स्टैंडर्ड सेट करा कि भाई इतना डेविएशन होगा तो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। बट अगर माइनर डेविएशंस हैं, अगर बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है तो खुद भी हैंडल की जा सकती है। द मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर माइनर डेविएशंस, रेदर वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन फाइंडिंग मेजर प्रॉब्लम्स। मेजर अगर डेविएशंस अराइज होते हैं उनमें स्टेप लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि भी अगर 3% तक हमारे बैड डेट्स बढ़ते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 3% तक अगर बैड डेट्स हर साल हो रहे हैं कंपनी में तो मैनेजर को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बैड डेट्स की परसेंटेज 3% से ज़्यादा निकल गई, अब मैनेजर को बताने की ज़रूरत है कि जी बैड डेट्स अब 3% से ज़्यादा हो रहे हैं, ताकि स्टेप लिए जा सकें उनको ठीक करने के लिए। अब अगला स्टेप आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस या टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब कंपैरिजन करने के बाद आपको समझ में आ गया कि क्या डेविएशंस रही हैं। अब अगला स्टेप है उनका रीज़न फाइंड आउट करना और उन डेविएशंस को फ्यूचर में रिमूव करना, ताकि सब कुछ वापस ट्रैक पर आ जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि कंपनी के गोल्स अचीव होने लगें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर्स को ये लगता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसकी वजह से डेविएशंस अराइज हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? उनको ट्रेनिंग पर भेजिए।
अगर लगता है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो मशीन को रिपेयर करवाइए या मशीन को रिप्लेस करवाइए। अगर लगता है कि डेविएशन हुए हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है काम करने की, तो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। सैनिटेशन, एयर, एसी लगवा देना, ये सारे स्टेप हैं जो लेने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद मैनेजर करेक्टिव एक्शन लेगा और उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स वापस अराइज ना हो। अब करेक्टिव एक्शन लेने के बाद ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग एंड हो गई है। अब ऑब्जर्व किया जाएगा कि करेक्टिव एक्शन लेने के बाद रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं। अगर रिजल्ट वापस से ख़राब आ रहा है, इसका मतलब है दोबारा कुछ करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तभी तो कहते हैं कंट्रोलिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया आपके साथ आज के वीडियो में। चैनल आप रेगुलरली देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब ना किया हो फटाफट से सब्सक्राइब करो बेल के नोटिफिकेशन के साथ। और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रेगुलर पढ़ाई करते रहिए एंड बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।